जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सूचकांक के लिए, इंडेक्स के लिए 2 क्लास मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग उसको देखेंगे डिटेल में। तो पिछला वाला 2-3 दिन पहले का एक वीडियो था, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इंडेक्स के ऊपर। और आज ये 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इनको हमें डिटेल में देखना है। देखिए, एक तो तरीका है कि 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आप पढ़ लीजिए, आंकड़ों को याद कर लीजिए और आपका कहानी ख़त्म। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिटेल में बना या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट बना तो वहाँ पर पूरा चांस है कि हम लोग वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा जब हम चीज़ों को सोचते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस के लिए भी अपनी तैयारी होती है। वरना फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप कोई भी नोट्स, कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसको आप पढ़ते रहिए। वो आपके लिए फैक्चुअल नॉलेज, अगर फैक्चुअल पेपर बिल्कुल बनता है आरओ की तरह, तब तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा भी पेपर अगर अच्छा बना तब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने सिर्फ वो डेटा वो जल्दी जल्दी में चीज़ों को पढ़ रखा है। तो पिछले वीडियो का जो इंडेक्स है वो आप लोगों को आज दे देंगे ग्रुप में, और इसका भी आप लोगों को इमेज मिल जाएगा। तो दोनों को एक साथ पढ़ लीजिएगा। लगभग 5-6 सूचकांक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है और 3 आज हम लोग देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले कौन सा देखना है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, ये जो आया था। उसके बाद हमें पढ़ना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसे हम लोग वैश्विक खुशहाली सूचकांक बोलते हैं। और तीसरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो होता है हमारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसका नाम है हिंदी में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, नाम से ही लग रहा है इसका मापदंड क्या है, कैसे आप निर्धारित करते हैं कि कोई देश ज़्यादा भ्रष्ट है। इस सूचकांक के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा देश ज़्यादा भ्रष्ट है, कौन सा देश कम भ्रष्ट है। ये हमें पता चलता है पब्लिकली जो भ्रष्टाचार दिख रहा है, यानी हमें जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार दिख रहा है, उसके आधार पर यह सूचकांक तैयार होता है। पब्लिक सेक्टर कौन सा है? जो भी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। पब्लिक सेक्टर में हमें दिख रहा है कि भाई रोड नहीं बन रहा है, रोड के लिए इतना पैसा आवंटित हुआ था, पुल के लिए आवंटित हुआ था पैसा, अब पुल टूटा हुआ नज़र आ रहा है, या फिर पुल अच्छे से अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल्स, लोगों से राय लिया जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है और ये सूचकांक बनता है। जहाँ तक बात है इसमें नंबरिंग की, तो जितना कम नंबर होगा, जितना ज़ीरो की तरफ आप बढ़ेंगे इस सूचकांक में, उतना अत्यधिक भ्रष्ट वो देश होगा, यानी वहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, सबसे अधिक है, हाईली करप्ट देश है। और जितना आप 100 की तरफ बढ़ेंगे उतना कम भ्रष्ट वो देश है। ये हमें इस नंबर से पता चल जाता है। इसे रिलीज़ कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये जर्मनी के बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर ये एक नॉन गवर्नमेंटल एक संस्था है, किसी सरकारी तंत्र की संस्था नहीं है। ये आंकड़ों को इकट्ठा करती है और आपके सामने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो भी आपको ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के रूप में नज़र आता है, उसे इकट्ठा करके आपको देती है। बात करें रैंक की, तो आप रैंक देखिए। अभी प्रीलिम्स में आप फैक्ट्स को पढ़िए, लेकिन मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए ज़रूर सोचिएगा कि क्यों हमें सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देश में दिखता है। सिंगापुर एफडीआई में देखिएगा कि अपने देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें सिंगापुर की क्या रैंक है, कौन कौन से देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है, जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो कहाँ से आता है। तो भ्रष्टाचार अगर यहाँ पर कम है, बिजनेस का एनवायरनमेंट यहाँ पे बेहतरीन है, व्यापार करना, बिजनेस करना बड़ा आसान है। हमें बिजनेस को चालू करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए किसी भी तरीके के पैसे को देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे बिजनेस फलेगा फूलेगा, वहाँ पर दूसरे देश की भी कंपनीज ज़्यादा आएंगी, रोज़गार बढ़ेगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, क्योंकि कंपनीज आएंगी तो आपको रोड बनाना पड़ जाएगा, आपको पोर्ट डेवलप करना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके बाद डेनमार्क और फिनलैंड की अगर आप बात करेंगे, हर जगह लगभग डेनमार्क, फिनलैंड का नाम आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये नॉर्डिक जो देश हैं, इनके बारे में आप पढ़िएगा बाद में। तो अभी फ़िलहाल याद रखिएगा, सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है? डेनमार्क में, यूरोप में पहुँच जाइए, उसके बाद फिनलैंड में, और तीसरा अपने एशिया में सिंगापुर पहुँच जाइए। बात करें अगर भारत की, तो भारत का 93 रैंक था पिछले साल 2023 में। इस बार के जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक है 96। तो भारत का रैंक 3 और नीचे चला गया, इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। इसलिए थोड़ा सा इस सूचकांक को एक्सेप्ट करने में, अपनाने में हिचकिचाहट हो रही थी बड़े लेवल पे, हाई लेवल पर। बात करें सबसे लास्ट रैंक किसका है, तो देखिए अफ्रीका में पहुंच जाइए आप, सूडान, सोमालिया, ये हमेशा पायरेसी, समुद्री लुटेरे, उनसे प्रभावित देश है सोमालिया। तो सोमालिया जो है वो नीचे से दूसरे पायदान पर है,
179th रैंक पे, और 180 लास्ट रैंक है साउथ सूडान का, दक्षिणी सूडान का। नील नदी जो है उसको पढ़िएगा ज्योग्राफी में आज जाकर, कहाँ से निकलती है, कौन से देश में जाके वो मिलती है, क्या साउथ सूडान से गुजरती है या सूडान से गुजरती है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो अब यहाँ पर बात हो गया आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, एक ओवरऑल आपको पिक्चर मिल गया। 10 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, कौन रिलीज करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, जर्मनी के बर्लिन में। इसका पैमाना क्या है कि 0 की तरफ जितना ज़्यादा अंक मिलेगा उतना ज़्यादा वो भ्रष्ट देश है, 100 की तरफ जितना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा उतना वो कम भ्रष्ट देश है। सबसे कम भ्रष्ट देश यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, डेनमार्क। दूसरे पे आपको देखने को मिल रहा है फिनलैंड, और तीसरे नंबर पे अपने एशिया में देखने को मिल रहा है सिंगापुर। बात करें भारत की तो 2023 में भारत का क्या रैंक था, 93, 3 रैंक और नीचे गिरा है 2024 के सूचकांक में। अब भारत की रैंक कितनी है, 96, 3 रैंक नीचे चला गया, 93, 96, 93, 96, दिमाग में बैठा लीजिए। और भारत के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के साथ कौन सा देश एक सेम रैंक साझा करता है, मतलब जो भारत की रैंक है इस सूचकांक के हिसाब से वही रैंक उस देश का भी है। वो कौन सा देश है, मालदीव्स। तो भारत और मालदीव्स का इस सूचकांक के हिसाब से बराबर स्थान है, सेम रैंक है, कितना है, 96। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इसका पैरामीटर क्या है, देखिए इसके जो पैरामीटर्स हैं इससे आप मेंस का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। जब भी हम लोग मेंस के लिए डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। इसका क्या पैमाना है, मोटा मोटी समझ लीजिए। जो भी देश का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एवरेज जो इनकम है वहाँ के लोगों की वो कितनी आ रही है, कितना क्राइम कंट्रोल है, कितना सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा कितना मिल रहा है, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कितना व्यवस्था है पेंशन का। जैसे सरकार ने बहुत सारी अटल पेंशन योजना लाया, ऐसे बहुत सारे सामाजिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाएं। आप तुरंत ये देखिएगा कि गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कौन कौन सा लाई है। अगर आप इसको भी पढ़ के पिछली बार चले गए होते तो उस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कितना पैसा प्रीमियम जमा करना पड़ता है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को मिलाकर देखा गया। करप्शन भी है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि जितना कम भ्रष्टाचार होगा अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छे पार्क मिलेंगे, अच्छा पुल मिलेगा। करप्शन हर लेवल पर है, तो वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, सेवाएं बेहतर मिलेंगी। तो इसीलिए इन सभी को समावेशित करते हुए, मिलाते हुए, इन सभी को इंक्लूड करते हुए ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक को बनाया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे ये कौन देता है, रिपोर्ट जारी करता है, तो देखिए इसमें वेलबिंग रिसर्च सेंटर है। आप हिंदी में पढ़ेंगे वेलबिंग रिसर्च सेंटर। वेलबिंग मतलब होता है देखभाल करना, भलाई के हिसाब से चीज़ों को देखना। तो वेलबिंग रिसर्च सेंटर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही पड़ता है, यही जो है वो आपको रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद अगर हम देखें ये किसके साथ साझेदारी में रिपोर्ट जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, UNSDSN। क्या है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। जैसे ये नाम आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे के पूरे आप दोबारा रिवाइज करेंगे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, पूरा पढ़िएगा। और एक और चीज़, जब हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे वैश्विक अभी भूखमरी सूचकांक, तो आपको बताना है कि SDG कौन सा गोल है, ये 1, 2, 3, 4। तो जो भी आप पढ़िए करंट में, तुरंत उसका स्टैटिक आपको जोड़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, लास्ट में इकट्ठे रिवाइज नहीं करना है, इसी के साथ साथ पढ़ते चलना है। उसके बाद इसमें रैंक निकाला गया, तो ये रैंक सबसे अधिक खुशहाली देखा गया कि कहाँ पर है। फिर देखिए फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड। अभी देखिए यहाँ पर जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें दूसरे नंबर पे फिनलैंड था, यानी सबसे कम भ्रष्ट जो देश है वहाँ पर खुशहाली के मामले में पहले नंबर पर है। तो जितना ज़्यादा करप्शन पे कंट्रोल होगा, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि प्रदूषण पे कितना ज़्यादा आपका कंट्रोल है, शहर जो है वो कितना ज़्यादा प्रदूषण मुक्त है। लोग, ये कैसे पता चलेगा, ये इसमें एक पैरामीटर है, मापदंड है कि आप कितने लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जिसको हम हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, कितने लंबे समय तक आप स्वस्थ होकर जी सकते हैं, उसके लिए निर्भर ये भी होगा, उस पर वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हवा आपको कितना ज़्यादा सुरक्षित मिल रहा है, मतलब स्वच्छ मिल रहा है। तो जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आए कि मुझे अगर लंबा जीना है स्वस्थ होके, तो सिर्फ मेरा खाना नहीं, ये जो मैं हवा लेता हूँ या लेती हूँ ये भी स्वच्छ होना चाहिए,
तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला है AQI। अब AQI में आप जाके आप तुरंत पढ़ेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पॉल्यूटेंट प्रदूषक सरकार ने लिख रखा है। PM 2.5, PM 2.10, ओजोन, क्योंकि ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होगा, तो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रोकता है। वहाँ पर आप नोट करेंगे, ये सब चीज़ें नोट करिए, वहाँ नोट करेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A, B, C 3 तरह की यूवी रेज होती हैं। यूवी A, B, C में कौन सा धरती पे आ जाता है, कौन सा नहीं आता है, किससे स्किन कैंसर होता है, किससे स्किन बर्न होता है, पहले वो नोट्स बनाइए। फिर पीछे आइए ओजोन पर। ओजोन 2 परत में है, ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में। जब स्ट्रेटोस्फियर में होगा तो आपका अल्ट्रावायलेट रेज को रोकेगा। जब ट्रोपोस्फियर में होगा तो क्या करेगा, वो प्रदूषक हो जाएगा, पॉल्यूटेंट। सोचिए सेम चीज़ 2 अलग अलग जगह पर उसकी इमेज बदल गई। ऐसा हमारे निजी ज़िंदगी में भी होता है। तो ओजोन को आप समझ गए। तो इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप देखेंगे कौन कौन से 8 प्रदूषक हैं। जब इनकी लिस्ट आप बना लेंगे फिर आप वापस आ जाएंगे यहाँ पर इस रिपोर्ट पे दोबारा से। इसके हिसाब से पहले नंबर पे फिनलैंड है, तुरंत याद रखिए। दूसरे नंबर पे चूंकि ये कम भ्रष्ट देश है तो यहाँ पे लोग बड़े खुश हैं। अब आप कहेंगे कि डेनमार्क क्यों नहीं है, तो इतना दिमाग मत लगाइए। जितने पैरामीटर्स हैं उसमें फिनलैंड बेस्ट फिट बैठा है, फिट बैठ गया है, इसीलिए फिनलैंड को पहला रैंक दे दिया गया है। बात करें अंतिम रैंक की तो 147वां आखिरी रैंक किसका है, अफगानिस्तान का। वहाँ पे लोग खुश नहीं है। ऐसे सोच लीजिए कि तालिबान का शासन चल रहा है, लोग खुश नहीं है। कुछ सोच लीजिए बस इसी तरीके से, ताकि आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए। तो 147वां स्थान अफगानिस्तान का है, पहला स्थान फिनलैंड का है। ये फिनलैंड भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पे डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड सबसे कम भ्रष्ट है, और खुशहाली में फर्स्ट पे है। भारत की बात करें तो भारत 118वें पे आ गया, पहले 126 पे था। तो 2024 में हम 126 पे थे, 8 रैंक की हम उछाल की है। आप ऐसे इंडेक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2024 126 स्थान, ऐसे बनाएंगे ऊपर की तरफ 118, और 118 पे आज भारत खड़ा है खुशहाली में। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार अगर प्रदूषण को कम कर रही है तो खुशहाली को बढ़ावा मिल रहा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात हो रही है, खुशहाली को बढ़ावा आप दे रहे हैं। क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, खुशहाली की बात कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना दे रहे हैं। 2-3 योजनाएं और सरकार ने लाई थी सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसका नोट्स बनाइएगा, तो आप खुशहाली को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे करके चीज़ों को जोड़िए, पढ़िए, तब आपको सिर्फ सूचकांक नज़र नहीं आएंगे। अभी आप देखिए 5-6 कॉन्सेप्ट, 7 कॉन्सेप्ट, 8 कॉन्सेप्ट, तो आप कहाँ इन्वायरमेंट पे चले गए, कहाँ आप सोशल सिक्योरिटी पे चले गए। ऐसे आपको चीज़ों को समझना है। अब आप देखिएगा यहाँ हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन जल्दी ना मिले, क्योंकि सरकार ने इसको पूरे मन से अपनाया नहीं था। सरकार का कहना था कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा में ये रिपोर्ट हमें नहीं बताता है। फिर भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक है। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल, सतत विकास लक्ष्य पे जाइए। सतत विकास लक्ष्य पे जाने के बाद ये देखिए गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 2 क्या है, गोल नंबर 3 क्या है। ऐसे करते हुए पूरे गोल्स पढ़िए, जितने भी गोल्स हैं उनको रिवाइज करिए, फिर वापस आइए। वैश्विक भूखमरी सूचकांक बोलता है, देखिए पहले रैंक देख लेते हैं जिसमें विवाद था। 127 देशों को इन्होंने अपने मापदंड पे देखा, इन्होंने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, और 127 देशों में इन्होंने पाया कि भारत का स्थान 105वें नंबर पर है। स्कोर कितना है, ये GHI क्या है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक का स्कोर है, और ये इस स्कोर में भारत का स्कोर 27.3 है। ये इतना चर्चा में था कि आपको स्कोर पता होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ का कोई स्कोर आपको बहुत नहीं याद कराया, ये आपको पता होना चाहिए। स्कोर कितना है भारत का, 27.3। कैसे याद करेंगे, 9 तिहाई 27, तो 27 9 से कटेगा तो कितना बचेगा, 3। कैसे याद करेंगे, 27, 7 + 2 9, 9 से भागा दे दीजिए 27 को, कितना बचा, 3। तो 27.3 क्या हो गया, स्कोर। और भारत का कितना रैंक है, 105। उसके पास भारत को इन्होंने बोला कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में है भाई आप, बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इंडिया को इन्होंने सीरियस हंगर कैटेगरी में डाला। इसीलिए भारत सरकार को इस पर नाराज़गी था कि सीरियस हंगर प्रॉब्लम कैसे है, क्या बात कर रहे हैं। तो गंभीर भूख संकट है भारत के ऊपर, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो समझने वाली है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इन चारों चीज़ों को पढ़िए। अब एक बात याद करिए, नोट करिए आप लोग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 का जो लेटेस्ट आंकड़ा होगा, या फिर अगर कोई नया आंकड़ा आया है उसको आप लोग पढ़ेंगे। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कितना है, पहले कितना था, कितना इंप्रूवमेंट हुआ। उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा जारी किया गया है तो वो आपको पता होना चाहिए।
और ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब पता होना चाहिए। इसको आप नोट करेंगे और एग्ज़ाम में पढ़ के जाएंगे। सरकारी आंकड़ों को पढ़िए, नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि 10 चीज़ पढ़िए, 4 चीज़ पढ़िए, लेकिन वो पढ़िए जो कि एग्ज़ाम में आने का पूरा पूरा चांस है। अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन, इनके 4 पैरामीटर्स हैं, 4 मापदंड हैं जिनको पैमाना बनाकर, जिनको एक स्टैंडर्ड बनाकर ये अपना सूचकांक जारी करते हैं। तो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन है इसमें कुपोषित बच्चे। अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन, उनको सही से पोषण नहीं मिल रहा है। देखिए, कुपोषण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको भोजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, आप भोजन नहीं कर रहे हैं सही तरीके से तो भी आप कुपोषित है। कुपोषित का मतलब सही पोषण नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा मोटा बच्चा है, मान लीजिए रोग हो गया, रोग नहीं भी है, वो सही से उसको पोषण नहीं मिल रहा है, वो मीठा ज़्यादा खा रहा है तो भी कुपोषित है, और बिल्कुल पतला है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कुपोषित बच्चा है, प्रोटीन की कमी होगी। प्रोटीन की कमी होगी तो 2-3 रोग होते हैं। क्वाशिकॉर डिजीज़ होता है। कौन कौन सा रोग होता है अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में। साइंस का 2 क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है, ये आ चुका है PYQ में, बायोलॉजी के क्वेश्चन में है साइंस का। अब आप लिखिए कि कौन सा रोग होता है जब बच्चों में मेरास्मस होता है कि क्वाशिकॉर होता है, क्या होता है। चलिए आप लोग को हिंट दे देते हैं। एक मेरास्मस रोग है, मेरास्मस डिजीज़, एक क्वाशिकॉर डिजीज़ है। अब आप लोग बताइए कि ये सब किसकी किसकी कमी से होता है। इसका कहना है इस रिपोर्ट का कि 5 साल तक के बच्चों को जब हम देखते हैं तो एक बच्चा हमें नज़र आता है स्टंटेड चिल्ड्रेन। स्टंटेड चिल्ड्रेन मतलब अविकसित बच्चे। स्टंटेड का मतलब क्या है, 5 साल की उम्र में जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो उतना उसका हाइट नहीं है। वो हमें अगर 3.5-4 फीट का दिखना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं 3.5-3 फीट का है। मतलब इसका पूरा चांस है कि एक स्टंटेड बच्चा जो 5 साल में इतना नहीं बढ़ा, वो आगे चल के अगर उसको सही से पोषण नहीं दिया गया तो वो बौना रह सकता है या फिर नाटे हाइट का रह सकता है, ये उम्मीद है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, स्टंटेड चिल्ड्रेन से। उसके बाद है वेस्टेड चिल्ड्रेन, कमज़ोर बच्चा। W से वेट होता है वजन, W से वेस्टेड मतलब उसकी हाइट के हिसाब से 5 साल का बच्चा जितने हाइट का है उस हाइट के हिसाब से उसका वजन कम है। मतलब आपको क्या दिखेगा, पतला सा बच्चा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा ये सब चीज़ें बड़ा इमोशनल चीज़ें हैं। मतलब आप बच्चों को सोचिए इस तरीके से कि नहीं मिल रहा है पोषण, तो 5 साल तक का जो बच्चा है उसको नहीं मिल रहा है। 5 साल तक का जो बच्चे की हाइट है वो उसकी हाइट के हिसाब से उसका वजन कम है। तो ये हो जाएगा वेस्टेड चिल्ड्रेन। और चाइल्ड मोर्टिलिटी, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर इनके हिसाब से क्या है कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 5 साल से कम उम्र में ही कितने बच्चे गुजर जा रहे हैं, ये है आपका शिशु मृत्यु दर। तो जैसे मान लीजिए कि 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन 1000 में 70 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र नहीं पूरा कर पाए, तो इनका 70 आ जाएगा वो अनुपात, रेशियो। ये हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। और ऐसे जो हम लोग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर हम लोग निकालते हैं अलग अलग पैरामीटर में, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 आप देखेंगे तो उसमें 1 साल तक की उम्र का देखते हैं हम लोग, नहीं तो 1 साल से ऊपर का होता है तो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट उसको बोलते हैं। तो ये हो गया कुल मिला के बाद अंडर नरिश्ड कुपोषित बच्चा, एक इसका पैरामीटर है। दूसरा स्टंटेड चिल्ड्रन, स्टंटेड का मतलब कि उनके उम्र के हिसाब से हाइट कम है, हाइट कम है, स्टंटेड है। वेस्टेड चिल्ड्रन मतलब हाइट के हिसाब से वजन कम है, हाइट ठीक है, पतला दुबला बच्चा दिखेगा। स्टंटेड बच्चा कैसा दिखेगा, ये अविकसित बच्चा कैसा दिखेगा, पौना नाटा बच्चा दिखेगा। और चाइल्ड मोर्टिलिटी कैसा दिखेगा, चाइल्ड मोर्टिलिटी शिशु मृत्यु दर बताता है, दिखेगा नहीं, माफ़ करिएगा, शिशु मृत्यु दर। तो मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं इनके हिसाब से जो 5 वर्ष भी अपना 5वां बर्थडे नहीं मना पा रहे हैं, ये शिशु मृत्यु दर है। इन चारों के ऊपर जब देखा गया तो वेस्टेड चिल्ड्रेन जो थे वो पूरे दुनिया में सबसे अधिक कहीं पर है तो भारत में 18.7%। 18.7% का मतलब क्या है कि लगभग हर 5 में से एक बच्चा भारत में, 5 साल की उम्र तक के जितने बच्चे हैं भारत में उसमें से हर 5 में से एक बच्चा हमें वेस्टेड नज़र आ रहा है। मतलब उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन कम है, पतले दुबले बच्चे नज़र आ रहे हैं, नाटे नहीं आ रहे हैं। अगर यही 18.7% यहाँ पर होता तो हमें हर 5 में से एक नाटा बच्चा, बौना बच्चा नज़र आता, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हर 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र के सारे बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए भारत में, तो 18.7%, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, 1/5। तो यानी कि लगभग हर 5 में से एक बच्चा हमें भारत में अपनी 5 साल की उम्र में पतला नज़र आ रहा है, उस हाइट के हिसाब से उसका वजन कम आ रहा है। अगर बात करें फर्स्ट रैंक पे इस सूचकांक में तो 22 देश ऐसे हैं, चिली, चाइना, ऐसे मिला के 22 देश हैं जो फर्स्ट हैं। तो फर्स्ट की टेंशन आपको नहीं लेनी है, यहाँ पर एक ही एक देश है तो इनको पढ़ लीजिए।
और आखिरी 127वां स्थान सोमालिया का है। सोमालिया यहाँ भी देख लीजिए कहाँ गए भ्रष्टाचार में। सोमालिया देखिए नीचे से सबसे दूसरे नंबर पे, मतलब मस्त भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर भी देखिए सोमालिया की स्थिति सही नहीं है। इसका मतलब या तो वो पायरेट्स ही हैं अधिकतर, वो जितना लूट की राशि है उससे इनका चलता है अधिकतर।